नमस्कार। विज्ञान जगत के इस अंक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के इस आधुनिक युग में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार का साथ देने आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि अप्राकृतिक बुद्धिमत्ता, और नए नए रूपों में हमारे जीवन में वैल्यू एडिशन कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। चाहे वो एंटरटेनमेंट है, चाहे वो आपके लेखन है, चाहे वो फ्रॉड डिटेक्शन है, चाहे वो पढ़ाई है। तो इस प्रकार से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे जीवन को बहुत अच्छे से प्रभावित कर रहा है। तो आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाँ, साथ में डिजिटल फोरेंसिक्स के बारे में। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान। आप हैं श्री मुकेश चौधरी साहब। आप जाने माने साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्राइम्स को सॉल्व करने में मदद की है पुलिस के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, और बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं ये। और आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन स्टूडियो में। मुकेश जी, इससे पहले कि हम लोग अप्राकृतिक बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करें, जो कि हमारे जीवन को अलग अलग रूपों में प्रभावित कर रहा है, हम आपसे सबसे पहले ये जानेंगे कि जो साइबर क्राइम है, साइबर अपराध है, वो क्या है? कंप्यूटर क्राइम या साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम बेसिकली कंप्यूटर को माध्यम बना के अगर कोई क्राइम कारित किया जाता है, जो हमारे इंडियन आईटी एक्ट में क्राइम की परिभाषा में आता है जी। कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए या कंप्यूटर पे किया जाए जी। या कंप्यूटर के माध्यम से किसी दूसरे कंप्यूटर पे कोई अटैक किया जाए जी। तो ये सभी साइबर क्राइम की परिभाषा में आते हैं। और इसमें विभिन्न क्राइम्स हैं जो हम आने वाले अभी आगे सेशन में श्रेणियां हैं, काफ़ी सेक्शंस हैं जो हम आने वाले सेशन में भी डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर कोई भी ऐसा पारंपरिक अपराध जिसमें कंप्यूटर टूल्स या टारगेट कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क है, तो उसे हम साइबर क्राइम कहेंगे, है ना? तो आपने बताया कि साइबर क्राइम या कंप्यूटर क्राइम ये है। तो इसके बाद जो बात आती है वो ये आती है कि साइबर क्राइम अनेक अनेक रूपों में आ गया है, सभी को परेशान कर रहा है। बड़े बड़े जो साइबर एक्सपर्ट्स आ गए हैं जिन्होंने कई सारे क्राइम, जैसे आपने भी कई सारे क्राइम्स को जो है सॉल्व करने में बहुत मदद की है। तो जिस तरह से जो कंप्यूटर क्राइम्स और साइबर क्राइम्स का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको देखते हुए हमारे पास आज के समय में जो टूल्स अवेलेबल हैं, औजार अवेलेबल हैं, वो क्या क्या है, और उसके बाद जो है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हमें मदद कर रहा है? साइबर क्राइम को सुलझाने के लिए काफ़ी सारे फॉरेंसिक्स टूल्स हैं, जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ हैं, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ हैं, या नेशनल लेवल पे जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, अदर एजेंसीज हैं। सर्ट है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जी हाँ, 1930 नंबर जिसको कहते हैं। जी। साइबर क्राइम पोर्टल जो है cybercrime.gov.in, पिछले कुछ सालों में इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस इनिशिएटिव और इस वेबसाइट से बहुत सारे लोगों को मदद मिली है क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए। और अधिकतर केसेस उन केसेस में जहाँ पे किसी के साथ में कोई वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, जिसमें पैसे किसी के चले जाते हैं, तो इमीडिएटली पहले ये होता था कि पुलिस स्टेशन आप जाओ, वहाँ जाके कंप्लेंट लिखेंगे, FIR होगी, उसमें समय लगेगा। उससे अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ये लिया कि एक वेबसाइट बना दी कि आप घर बैठे ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। cybercrime.gov.in ये है सही। इस वेबसाइट पे आप जब रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करने के बाद में इमीडिएटली वो पैसा जिस भी खातों में गया होता है आपके खाते से गलती से या जाने अनजाने में, उन खातों को ब्लॉक कर दिया जाता है समय रहते, और आपको मोबाइल पे मैसेज भी आता है कि आपका इतना इतना पैसा जो है हमने आगे रोक दिया है, अब आप उसको विधिवत तरीके से कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा के और कोर्ट ऑर्डर से वो पैसा आपको वापस से मिल सकता है जी। तो इससे काफ़ी सारे लोगों को समय रहते बेनिफिट हो जाता है। कई बार क्या होता है, बहुत ऐसे ऑड आवर्स होते हैं, रात को लेट होता है, आप सफ़र कर रहे होते हैं, एकदम से पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऑनलाइन इसको कंप्लेंट को बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। कुछ लोग ओल्ड एज होते हैं जो नहीं ट्रैवल कर सकते हैं या जा नहीं सकते हैं या सहूलियत नहीं है उनको, तो उनके लिए बहुत ये आसानी भी है जी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ में बहुत तरीके के टूल्स होते हैं, जैसे डिजिटल फॉरेंसिक के टूल्स हैं, डेटा रिकवरी का है, अगर किसी अटैकर ने हैकर ने डेटा डिस्ट्रॉय कर दिया, डेटा डिलीट हो गया तो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका रिकवरी किया जा सके।
और अगर किसी ने किसी कंप्यूटर में कुछ छेड़छाड़ की है, कुछ फाइल्स को डिलीट जो किया है, tampering मॉडिफाई कहते हैं, किया है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स हाँ, की टैंपरिंग जी, बोलते हैं जिसको, उसमें कुछ बदलाव कर दिया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगाया जा सके कि कब किसने किस माध्यम से और किस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया, ताकि उसके खिलाफ नेसेसरी प्रूफ जो है वो इकट्ठे किए जा सके और साक्ष्य उसके खिलाफ इकट्ठे किया जा सके। जी कार्रवाई हो सके। जी जी। तो आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, साइबर क्राइम को रोकने में, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आ रहे हैं अभी, साइबर क्राइम को रोकने में जो आम जन की जागृति है, अवेयरनेस है, दूरदर्शन का जैसे ये कार्यक्रम बहुत जानकारी भरा हुआ रहेगा, और ऐसे जो अवेयरनेस प्रोग्राम है आजकल आप देखिए छोटे बच्चों में, युवाओं में, हमारे प्रौढ़ जो हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो भी आजकल मोबाइल के बारे में जानते हैं। वो भी आजकल 1930 नंबर जो है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग नंबर है, cybercrime.gov.in के बारे में जानते हैं। वो भी जानते हैं कि देखिए RBI की तरफ से जो गाइडलाइंस आ रही हैं, जैसे जानकार बनिए सतर्क रहिए वाली बात कहते हैं। तो इस प्रकार की जो अवेयरनेस है, उससे किस प्रकार से साइबर क्राइम को रोकने में मदद मिली है? काफ़ी हद तक, क्योंकि अवेयरनेस की ज़रूरत है आपको किसी भी तरीके के अपराध से बचने के लिए, किसी घटना से, दुर्घटना से बचने के लिए अल्टीमेटली आपको अवेयरनेस ही काम आती है। और गवर्नमेंट ने काफ़ी जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे ये हेल्पलाइन नंबर शुरू करना हो, या वेबसाइट शुरू करना हो, या कॉलर ट्यून के माध्यम से अगर अवेयरनेस करना हो कि इस तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं, कहीं इस तरीके का कोई फ़ोन आपको तो नहीं आया है, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से और काफ़ी सारे अलग अलग माध्यमों से इसकी अवेयरनेस, और समय समय पे कुछ मैसेजेस भी आते रहते हैं, बैंक्स की तरफ से आते हैं, RBI की तरफ से आते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आता है कि कोई ट्राई की तरफ से आपको ये बोलता है कि आपका नंबर बंद होने वाला है, तो ये फ्रॉड हो सकता है, इससे बचें, सजग रहें। तो काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों में अवेयरनेस हुई है। बट बात यहाँ पे ये भी है कि कई बार उसके बाद में भी जो साइबर क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ता जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि जिस व्यक्ति को अवेयरनेस का मैसेज सुनाई देता है या जो मैसेज पढ़ते हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। वो सबसे बड़ी भ्रांति है कि उसके साथ नहीं होगा। जी। और ये भी है कि कुछ हमारे जो नेटवर्क एजेंसीज़ हैं, उसमें आजकल स्पैम की बात आ जाती है, तो उससे भी काफ़ी हद तक इसको रोकने में मदद मिली है। अच्छा, आते हैं सीधा हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ये एक ऐसा विषय आया है जो कि कुछ सालों से जो है बहुत ही एक्टिवली हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। हम देखते हैं आजकल जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम्स आ रहे हैं, वो AI एनेबल्ड होते हैं। मतलब इंसान जो सोचता है उसके बियॉन्ड वो सोचता है। जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस का जो इमिटेशन है, क्या उसी को हम AI बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली ये कहा गया कि क्योंकि एक दिमाग, एक जो इंसानी दिमाग है जिसकी सोचने, समझने और रिएक्ट करने और किसी चीज़ को क्रिएट या इन्वेंट करने की जो क्षमता है, वो मशीनों में नहीं हुआ करती थी। तो बेसिकली मशीनों को एक इंसानी दिमाग दिया गया है कि मशीन भी इंसान के जैसे सोच सके और रिएक्ट कर सके। दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही होता है आर्टिफिशियल अप्राकृतिक बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं। तो इसके और क्या क्या अवयव हैं? जैसे मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, आपके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। तो इसके अवयवों के बारे में थोड़ा बताएंगे, कंटेंट्स क्या क्या हैं इसके? जैसे अगर आप देखें, वैसे अगर और इन जनरल इसको डिस्कस करेंगे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ हो रहा है और कैसे अपना रहे हैं लोग इसे। कस्टमर सपोर्ट पे जैसे पहले अगर बात किया करते थे आप, चाहे आप ऑनलाइन चैट करके किसी बैंक की वेबसाइट पे बात कर रहे हैं सपोर्ट के लिए, या कॉल पे बात कर रहे हैं, तो अब क्या है कि कस्टमर सपोर्ट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड रिस्पॉन्स आते हैं वहाँ से कि अगर आपने ये किया है, तो आपने मैसेज किया कि मुझे ये समस्या है, तो सामने से आपको ऑप्शन आएगा, अगर ये समस्या है तो उसका जवाब ये है, आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप और बताइए। उसका रिप्लाई ऑटोमेटिक आ रहा है, वहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं है, कोई इंसान नहीं है जो आपसे बात कर रहा है, जो आपको रिप्लाई दे रहा है। मशीन इसलिए कर पा रहा है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मशीन क्यों कर पाता है? क्योंकि इतने सालों तक जब लोग कस्टमर केयर सपोर्ट पे आके बात किया करते थे तो अपनी समस्याएं बताते थे। वो सारी समस्याएं 10, 20, 50, 100, 1000, 5000, 10,000 हर तरीके की समस्याओं को उन्होंने कंप्यूटर को फीड कर दिया, मशीन को बता दिया कि इस तरीके के सवाल आपसे हो सकते हैं और हर एक सवाल का इस तरीके का जवाब होगा। अब घूम फिर के जिसके साथ भी कोई समस्या होती है, वो उनमें से ही कोई ना कोई सवाल पूछता है, तो मशीन के पास पहले से जवाब रेडी है। तो इसी में बेसिकली क्या होता है कि आप जब उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग करते हो, मॉडल को ट्रेन करते हो, तो वो ट्रेन हो चुका होता है कि हाँ, किस परिस्थिति में मुझे क्या जवाब देना है या फिर मुझे कैसे रिएक्ट करना है। सेम होता है किसी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूज़ किया हुआ कोई रोबोट हो
या फिर कोई दूसरी मशीन हो, या फिर कोई साइबर सिक्योरिटी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया हो। सॉफ्टवेयर्स भी क्या होता है कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रही हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, कि अगर किसी भी तरीके का कोई अटैक होता है हमारे सर्वर पे, और सर्वर पे अटैक करके सर्वर को डाउन करने की कोई कोशिश करे ताकि वेबसाइट नहीं खुले इनकी या सर्वर काम ना करे, तो उस हर तरीके के अटैक से उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सॉफ्टवेयर को ट्रेन कर दिया जाता है और ये बता दिया जाता है कि भाई ये 10,000 तरीके के अटैक हैं, ये अगर होंगे इस तो पर आपको ये एक्शन इनको ट्रिगर होना है, उसके और लिए उसको रोक लेगा वो। जी, उसको इस तरीके से रोकना है या उसको इस तरीके से उसको ब्लॉक कर देना है ताकि अगली बार उस आईपी एड्रेस से अटैक ना हो पाए। तो इस तरीके से हर फील्ड में, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, स्मार्ट सिटीज हो, बिल्कुल, है ना, तो एग्रीकल्चर लगभग हर एग्रीकल्चर में भी है, लगभग हर सेक्टर में, और इसका एडॉप्शन हो रहा है और ये अच्छी बात भी है। बट काफ़ी हद तक कुछ लोग, अगेन, जैसे एक पॉजिटिव साइड होता है तो एक नेगेटिव साइड भी होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैलेंजेस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो मुकेश जी ने बहुत अहम बात बताई कि नीति आयोग ने भी कई वर्ष पहले ये निर्धारित कर दिया था कि 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंदर कृषि है, एजुकेशन है, मेडिकल है, ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक है और स्मार्ट सिटीज़ है। ये 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इनका प्रथम दृष्टया जो है अनुप्रयोग होगा, एप्लीकेशन होगा, और बाद में हमने अन्य जगहों पर भी, क्योंकि उसकी आवश्यकता बड़ी है, तो वहाँ पर भी इसको लागू किया है। तो आपने जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो पर बात करी है मुकेश जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम, इसके कुछ केस स्टडीज़ बताएं कि किस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आज के समय में जो हमारे पास जो थ्रेट है, साइबर थ्रेट या साइबर अपराध, इसके जो केसेस निरंतर मशीन लर्निंग के आधार पर, उदाहरण के तौर पे आपने अभी बहुत अच्छी बात बताई कि उसको ट्रेन किया जाता है, डेटा सेट्स की लर्निंग होती है ना, तो यही लर्निंग अगर डेटा पॉइजनिंग कर दे, गलत हो जाए, तो वही मशीन जो आपका अच्छा मित्र प्रतीत हो रहा है वो आपका दुश्मन प्रतीत हो सकता है। तो किस तरह से साइबर क्राइम को रोकने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी डिस्कस कर रहे थे हम, कि जैसे पॉजिटिव साइड होता है, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नेगेटिव साइड भी है कि उस टेक्नोलॉजी को जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, जिनका नेगेटिव माइंडसेट होता है, वो उसको मिसयूज़ करके क्राइम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं आप अपने, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपका सर्वर हो, कंप्यूटर हो। ऐसे ही क्रिमिनल्स क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग तरीके, किस किस तरीके से अपराध करना है, इसके मॉडल्स से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो उस तरीके से अटैक प्लान करे। जी, अब अगर मान लीजिए किसी का चेहरा है, किसी की वॉइस है, उसको यूज़ करके वो इस तरीके से एक वॉइस कॉल करवाए कि सामने वाले को लगे कि उसका परिचित ही है, उसका क्लोन बना के। तो वॉइस की क्लोनिंग करने के लिए फिर उनको वॉइस का सैंपल चाहिए होगा, कि एक वॉइस का सैंपल मिल गया इंटरनेट पे, देखा कि हाँ इन्होंने कहीं एक भाषण दिया था, कोई लेक्चर दिया था, और उस लेक्चर की उस वॉइस को यूज़ करके अपने एक मॉडल को ट्रेन किया, और अब एक कंटेंट लिख दिया कि ये 6 लाइनें आप बोलो, तो वो उसी वॉइस में वो सॉफ्टवेयर बोलेगा और सामने वाले को लगेगा सच में वही व्यक्ति है जिससे मेरी बात हो रही है। अब ये अटैक हो रहा है, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे जैसे जैसे अटैक्स पता चल रहे हैं कि इस तरीके के अटैक हो सकते हैं, उसी की प्रिपेयरनेस शुरू हो रही है। एजेंसीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी उस तरीके से शुरू कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट हुई हुई फोटोज हैं, वीडियोज हैं, तो फेक वीडियोस, फेक न्यूज़। जी, तो इन्हीं के लिए बेसिकली क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉल्यूशन है। जी जी, तो AI विल प्रोटेक्ट AI। तो अल्टीमेटली जो AI के सॉल्यूशन बन रहे हैं कि कल को किसी ने वीडियो जनरेट कर दिया, एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, तो एक व्यक्ति ने क्या करा, एक अभी उत्तर प्रदेश की घटना है, किसी ने एक लेपर्ड की फ़ोटो पोस्ट कर दिया इंटरनेट पे। अब लोकल सोसाइटी में लेपर्ड, एक सेल्फी था जिसके अंदर उसका चेहरा था और पीछे रोड पे एक लेपर्ड था, तो उसमें ऐसा दिखा कि अच्छा लेपर्ड है उसके अंदर, तो अब वो रिहायशी इलाका था, अब वहाँ पे लेपर्ड आना और इंटरनेट पे वो वायरल होना शुरू हो जाता है। अब वन विभाग के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, चैलेंज हो जाता है कि उन्हें रेस्क्यू करना है, कल को उस पर अटैक नहीं हो जाए, वो किसी पर अटैक ना कर दे। तो जब वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल क्रिएट हो जाता है और इंटरनेट पे वायरल हो जाता है, तो उस लड़के को डिटेन किया गया
उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने एआई से जनरेट किया था फोटो। जनरेटिव एआई को यूज़ किया था। तो जनरेटिव एआई से आप क्या होता है कि किसी तरीके का वीडियो जनरेट करना है, टेक्स्ट कंटेंट जनरेट करना है, कोई ऑडियो भी है, जनरेट करना है, सिंथेटिक मटेरियल है। तो ये जितना अच्छा, अगर आप एआई वाले सॉफ्टवेयर को, टूल को जितना अच्छा कमांड देंगे कि किस किस बारीकी का ध्यान रखते हुए वो ऑडियो या वीडियो या इमेज बनाना है, उतनी बारीकी से उतना अच्छा और ज़्यादा एक्यूरेट बना सकता है। देख के आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि रियल है या एआई जनरेटेड है। जी। तो सॉफ्टवेयर में जो एजेंसीज हैं, जैसे पुलिस यूज़ कर रही है, पुलिस प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रही है कि अच्छा ऐसी कौन सी घटनाएं जो हो सकती है जो हमें पहले से ही पता चल जाए, उसका प्रिडिक्शन क्राइम के पैटर्न के बेस पे जी। कि अभी इस तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं, अब आने वाले टाइम में क्या क्राइम हो सकता है, उसके लिए हम हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसे रखें। तो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हो गया है, फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी यूज़ हो रहा है, इंडिया में भी धीरे धीरे उसका अडॉप्शन स्टार्ट हो गया है जी। और आने वाले टाइम में देखेंगे पुलिस एआई को बहुत डे टू डे लाइफ में बहुत रेगुलरली यूज़ करना स्टार्ट कर देगी। ऐसे ही बाकी एजेंसीज जो हैं, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज अगेन एआई को यूज़ करती हैं। फॉरेंसिक्स के अंदर भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसके अंदर एआई का कंपोनेंट आ गया है, जिससे फॉरेंसिक्स में उन्हें भी मदद मिलती है। जी, आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई। इसमें एक बात और भी है मुकेश जी कि एक्चुअल साइट और सीन को क्रिएट करने के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कंप्यूटर क्राइम है या डिजिटल कोई ऑफेंस है, उसको जो प्रॉपरली क्राइम सीन को क्रिएट करने में एआई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अब उदाहरण के तौर पे आपने लेपर्ड की बात बताई, अभी एक वीडियो आया जिसमें एक टाइगर एक फॉरेस्ट गार्ड को अटैक कर रहा है और सब परेशान हो गए कैसे हुआ, और बड़े उनके कमेंट्स आने लगे। और उसी के बाद एक सज्जन ने उसका दूसरा वर्जन प्रिंट कर दिया कि वो शेर जो है उस बंदे के पास बैठ के उसका पीठ सहला रहा है और आराम से बैठा हुआ, वो चुपचाप वो शेर बैठा हुआ। कहने का मतलब ये है कि एआई हमें बहुत सारी चीज़ों में मदद तो कर रहा है, लेकिन हमें बहुत जानकार और सावधान रहने की आवश्यकता इस बात से होगी कि वही एआई हमें भ्रमित कर सकता है। वही एआई, उदाहरण के तौर पे जो मुकेश जी ने बताया कि हेलुसिनेशन, अगर आप डेटा सेट्स को गलत तौर तरीकों के हिसाब से आप कर देंगे, टेररिस्ट जिस प्रकार से इसको इस्तेमाल में ले रहे हैं, और कई सारे जो नेगेटिव मेंटालिटी के लोग ले रहे हैं, जो जिनकी बिजनेस वो है, स्पर्धा है और कंपनीज़ के साथ, वो डेटा पॉइजन कर सकते हैं। और डेटा पॉइजन किया हुआ जो एआई मॉडल है या मशीन है, वो एक पागल की तरह व्यवहार करेगा, एक ऐसी हरकत कर देगा कि जिससे कि उस पूरे कंपनी की जो साख है, जो पूरी उसकी गुडविल है, वो सब मिट्टी में मिल सकती है। तो इसलिए मुकेश जी ने जो गहन बात बताई। अच्छा, इसके अलावा आज के समय में किस किस प्रकार के और क्राइम्स जो हैं एआई एनेबल्ड हैं? जैसे आपने वॉइस क्लोनिंग की बात बताई, बड़ी कॉमन सी थी। डिजिटल अरेस्ट के अंदर भी कई बार एआई का इस्तेमाल करते हुए देखा गया कि भाई थोड़ी देर का वीडियो हुआ, 10 सेकंड का, उसके बाद उस वीडियो से कई सारी चीज़ बना के बंदे को या पर्सन को जो है ब्लैकमेल किया जाना, ये एक बहुत बड़ा क्राइम। इस पर कुछ आप प्रकाश डालेंगे? जी बिल्कुल। बेसिकली क्या होता है कि जैसे अभी अगर ट्रेंड बात करें, इंडिया में जो ट्रेंड चल रहा है, सबसे ज़्यादा अगर वित्तीय धोखाधड़ी या फाइनेंशियल फ्रॉड की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं। और पिछले 3-4 साल में, या मैं लॉकडाउन के बाद की बात करूँगा, तो ये काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी होना चाहिए। कल को हमारी नौकरी चली गई, क्योंकि कोविड में, लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की जॉब चली गई थी, तो उनको इनसिक्योरिटी होगी कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा जी। तो लोगों ने निवेश करना शुरू किया कि स्टॉक मार्केट में कर दें, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दें। तो ऐसे कुछ आइडियाज़ उन्हें आए। अब क्या होता है कि जब आपको टेक्नोलॉजी के बारे में, क्रिप्टो के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप वीडियो देखते हैं, वीडियो से समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, शायद ये जो बता रहे हैं वीडियो में वही सही होगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करना है, उसके लिए कोई ना कोई वीडियो आता है। तो फ्रॉडस्टर्स ने दिमाग लगाया कि लोग पैसा लगाना तो चाहते हैं, बट उन्हें क्या करें, क्या किया जाए उनके साथ। तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, इनके फोटोज़ और इनके वीडियोस तक भी फेक वीडियोस इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके जनरेट करके किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन या किसी वेबसाइट का प्रमोशन करने के लिए, फर्जी वेबसाइट्स का प्रमोशन करने के लिए प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर का भी, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, ठीक है, इवन रतन टाटा जी का भी वीडियो उसके अंदर यूज़ किया गया। कुछ जर्नलिस्ट हैं, फेमस जर्नलिस्ट हैं, उनका यूज़ किया गया। कुछ फेमस बिजनेसमैन हैं, उनका नाम यूज़ किया गया और वो वीडियोज़ क्रिएट किए। अब वीडियोस में क्या होता है कि वीडियोस में एक आपको लिंक, एक वेबसाइट या किसी मोबाइल ऐप का प्रमोशन के बारे में बात होती है कि इस तरीके से आप इस पर निवेश करेंगे, इसमें इतना मुनाफा होगा,
कुछ लोगों के उसके अंदर इंटरव्यू में दिखाया जाता है कि ये लोगों ने निवेश किया था, इनको इतना मुनाफा हुआ। तो आपको लगता है कि सच में कोई ये न्यूज़ आर्टिकल, कोई न्यूज़ चैनल का ये वीडियो है? बहुत ही मतलब जेन्युइन और सही चीज़ है। बहुत जेन्युइन है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री का चेहरा है, फाइनेंस मिनिस्टर का चेहरा है, एक फेमस बिजनेसमैन का चेहरा है, विश्वास कर लेते हैं, तो विश्वास कर लेते हैं उनका फेस देख के, जबकि वो फेक होता है। अब उसके अंदर अगर आप उसको केयरफुली देखेंगे तो वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे प्रमोशनल वीडियोस के तौर में चलाए जाते हैं। उनके ऊपर लिखा होता है, छोटा सा बारीक सा लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। तो एक तो इस चीज़ को आप गौर करेंगे, स्पॉन्सर्ड लिखा है। दूसरा, आप देखेंगे वीडियो में सही से लिप सिंक नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल, वो बोल कुछ आवाज और कुछ रहे जा हैं। रहा है, इमेज कुछ बताएगा जी, और वहाँ पे लिप की सिंकिंग नहीं हो रही है, होठों की सिंकिंग नहीं हो रही। जो जिस तरीके से होठ या मुंह मूव हो रहा है उस तरीके से उनकी आवाज़ नहीं आ रही होगी। बहुत ईजी आइडेंटिफिकेशन है ये देखने का। दूसरा, इसके साथ जिस मोबाइल एप्लीकेशन पे या जिस फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट से उसे प्रमोट किया जाता है, उस अकाउंट को ओपन करके देखेंगे, उनके कुछ चुनिंदा ही फ्रेंड होंगे। हाँ, वो कोई रियल कंपनी नहीं ये है। बहुत महत्वपूर्ण बात मुकेश जी बता रहे हैं। और मुकेश जी, आपने इतनी अच्छी बात बताई, तो इसके साथ साथ एक और विषय है जिस पर थोड़ी सी बातचीत करनी है, वो है हमारा डिजिटल फोरेंसिक्स। तो चूंकि ये विज्ञान और जो लीगल फ्रेमवर्क है उनका एक कोलैबोरेशन है। विज्ञान लीगल के लिए, लीगल विज्ञान के लिए, और किसी लीगल उद्देश्य के लिए हम डिजिटल फोरेंसिक्स को काम में लेते हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि डिजिटल फोरेंसिक्स काफ़ी अच्छा और डिटेल्ड हो चुका है, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इस बात से भी किया जा रहा है क्योंकि आईटी एक्ट 2000 और आईटी एक्ट 2008 के अमेंडमेंट, उनके जो अलग अलग सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 66C 66D की बात कर रहे थे, है ना, 65 की बात कर रहे थे। तो इस पर जो है कंप्यूटर आधारित साक्ष्यों को, क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करके, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स को काम में लेकर किस तरह से कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसे मान्य बनाएं, एक्सेप्टेबल बनाएं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मुकेश जी? बेसिकली एक तो हर व्यक्ति को, हर इंसान को कुछ बेसिक कानून के बारे में समझ होनी ज़रूरी है। और क्योंकि आईटी का युग है और इतना एडवांसमेंट हो रहा है, तो आईटी एक्ट्स के बारे में समझ होना ज़रूरी है। तो कुछ बेसिक आईटी एक्ट्स जिनको आपको जानना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहला आईटी एक्ट है आईटी एक्ट 66 के अंदर सजा का प्रावधान है। उसकी पूरी परिभाषा सेक्शन 43 में लिखी हुई है। चैप्टर 11 का पार्ट है ये, 2008 का। तो अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ये सभी क्राइम माना जाता है अगर किसी ने किसी का मोबाइल फ़ोन उसकी परमिशन के बिना यूज़ किया। इसे कहते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस। बिना परमिशन के किसी का मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप को एक्सेस करना, कंट्रोल करना, उसमें से कोई फाइल कॉपी करना, रिमूव करना, डाउनलोड करना, डिलीट करना, या उसके कंप्यूटर का डेटा डिस्ट्रॉय कर देना, या किसी भी तरीके से कोई फाइल को करप्ट कर देना, ये सभी तरीके के अपराध जो हैं वो 66 में आते हैं। 3 साल तक की सज़ा है, 3 साल तक का सज़ा का प्रावधान है। 10 फाइन और है, फाइन का भी प्रावधान, फाइन का भी प्रावधान है उसके अंदर। और दूसरा सेक्शन है आईटी एक्ट का 66B। 66B ये बहुत कम यूज़ होने वाला सेक्शन है, आमतौर पे काफ़ी कम यूज़ किया जाता है पुलिस के द्वारा भी, तो पुलिस को भी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ये इस सेक्शन के बारे में काफ़ी लोग अवेयर भी नहीं है। इसके अंदर अगर आपका चोरी का मोबाइल फ़ोन है या चोरी का लैपटॉप है या कोई भी कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस कोई अपने पास में रखता है, चाहे वो चोर हो, चाहे किसी ने उससे ख़रीदा हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है इस धारा के अंदर, 66B के अंदर। तो कोई भी चोरी का डिवाइस या कोई आपको सस्ते में अगर आईफोन बेच रहा है या सस्ते में कोई दूसरा मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप बेच रहा है, तो आप सावधान रहें। आप ये इंश्योर करेंगे वो कहीं चोरी का सामान तो नहीं बेच रहा है। जी, बिल्कुल। कहीं जाने अनजाने में आप अपराध तो नहीं कर रहे हैं। जी। तो ये आपको सावधानी रखना जरूरी है। 66C सेक्शन है जो काफ़ी यूज़ होता है, जिसके अंदर किसी का जो यूनिक पहचान है, आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं जिसको। जी, आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, उसकी चोरी करके कोई मिसयूज़ करे। जैसे आपकी किसी ने फ़ोटो से फर्जी फेसबुक पे प्रोफाइल बना दिया, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना दिया, या उसके ऊपर आपकी फ़ोटो को यूज़ करके उसके ऊपर कुछ अपशब्द लिख दिया, आपत्तिजनक शब्द लिख दिए, ऑफेंसिव मटेरियल, जी, आईडी प्रूफ कहीं मिसयूज़ कर लिया, मोबाइल नंबर कहीं मिसयूज़ कर लिया, तो ये सभी आईटी एक्ट 66C में आते हैं। इसमें भी 3 साल तक की सज़ा और कुछ जुर्माना है इसके अंदर जी। फिर 66D आता है। 66D में अगर कोई बैंक अधिकारी बन के या कोई ट्राई का मेंबर बन के या किसी और गवर्नमेंट एजेंसी का मेंबर बन के आपके साथ कोई छल कपट करता है, पर्सनेशन करके चीटिंग, जी, किसी के साथ में ऐसी धोखाधड़ी करे, अपनी पहचान किसी और की पहचान को यूज़ करके आपके साथ फ्रॉड करता है, तो 66D में आता है। 66E जो है किसी के प्राइवेट पार्ट्स की पिक्चर्स क्लिक करना। ये हॉस्टल्स में बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल के अंदर ये काफ़ी आमतौर में मजाक के तौर में बच्चे कर लेते हैं, जो कि काफ़ी गंभीर परिणाम दे चुका है। जी, जाने अनजाने में समझते नहीं है कि किसी के नहाते हुए पिक्चर क्लिक कर लिया है, किसी का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया चुपके से, शरारत के तौर पे, पर ये एक अपराध है
और इसके अंदर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है अगेन। बहुत बहुत आपने मुकेश जी, आपको बीच में रोक रहा हूँ, समय का थोड़ा अभाव है। इच्छा तो हो रही है क्योंकि बातचीत करते रहे आपसे, क्योंकि आप जो है जानकारी के बिल्कुल एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हैं। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने एआई और डिजिटल फोरेंसिक्स के बारे में बताई। आगे मौका लगेगा तो आपसे और चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और आपका दूरदर्शन के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार। तो आज आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर फोरेंसिक्स, डिजिटल फोरेंसिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी ली। हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप इस पर गहन मंथन करें, अध्ययन करें, जानकार बने, सतर्क रहें, क्योंकि एआई जहां आपको मदद करेगा आपको नुकसान भी कर सकता है। डिजिटल फोरेंसिक्स आपके जीवन में कभी भी काम में आ सकता है, कोई भी आपके साथ घटना घट सकती। तो डिजिटल फोरेंसिक्स की भी आप जानकार बनिए और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार को हमेशा अपने साथ रखिए। जीवन में आगे बढ़िए, मुस्कुराते रहिए। और कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।